उस दिन ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे कि ट्रेडिशनल अप्रोच किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच भी रहेगा, ट्रेडिशनल अप्रोच भी रहेगा, बोलेगा इसमें से कौन कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच तुमको याद करना बहुत ईजी है क्योंकि चार ही है, सॉरी चार ही जो है ना वो 4 ही ट्रेडिशनल अप्रोच है। कौन कौन से हैं? फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। बस ये जो चार है ना ये सारे ही ट्रेडिशनल अप्रोच है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? 3 मॉडर्न दे देंगे और एक ट्रेडिशनल दे देंगे, आप बोलेंगे इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो हम लोगों को पता है कि फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल एंड लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल, ये सारे कौन है? ये सारे ही ट्रेडिशनल अप्रोच है। ओके, देख लो एक बार अच्छे से देख लो, ट्रेडिशनल अप्रोच कितने हैं? 4 है। ये वाला पेज याद करना इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कितने तरह के होते हैं? तो 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच: फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ट्रेडिशनल अप्रोच में से सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच जो है ना वो फिलोसफिकल अप्रोच है, सबसे ओल्डेस्ट। ये किससे बिलोंग करता है? तो ये जो अप्रोच है ना ये ग्रीक फिलोसफर से बिलोंग करते हैं, लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, उस टाइम के। क्योंकि प्लेटो, एरिस्टोटल क्या थे? ये लोग फिलोसफर थे, है ना। तो इन लोगों से बिलोंग करता है। तो फिलोसफिकल अप्रोच जो है ना इसके एक तो थिंकर हो गए, प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गया, और भी जितने जितने सब ओल्ड थिंकर वो लोग सारे आ जाएंगे, लेकिन ये लोग 2 इंपॉर्टेंट है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। उसके बाद मॉडर्न एज में भी फिलोसफिकल अप्रोच के एक थिंकर, इसका नाम है, यहाँ पे देखो, लियो स्ट्रेस जो है ना ये मतलब फिलोसफिकल अप्रोच तो बहुत ओल्डेस्ट अप्रोच है, लेकिन क्या हुआ था कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो गया था, तो फिर से वो रिसर्जेंस हुआ था। तो मॉडर्न डे में ठीक है, ग्रीक सिटी तो हो गया बहुत पहले का, लेकिन जो मॉडर्न डे में जो फिलोसफिकल अप्रोच को सपोर्ट करते उन थिंकर का नाम क्या है? उसका नाम है लियो स्ट्रस को रिसर्जन माना जाता है पॉलिटिकल फिलोसफी का। इनका बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है व्हाट इज ए पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? ये 1957 की बुक है, देख लो। एरिस्टोटल और प्लेटो तो तुम्हारा कब का थिंकर है ना, ग्रीक फिलोसफर है, मतलब बहुत ही ओल्डेस्ट। तो सबसे पुराना फिलोसफी का अप्रोच का नाम क्या है? फिलोसफिकल अप्रोच। इसके थिंकर कौन कौन है? तो इसके थिंकर है तुम्हारे, एक तो हो गए एरिस्टोटल, प्लेटो, जितने भी पुराने थिंकर है सारे। अच्छे, इसका मतलब क्या होता है? फिलोसफी का मतलब क्या? फिलोसफी का मतलब होता है तुम्हारा क्वाइस फॉर विजडम, मतलब किसी चीज को जानने का एक क्वाइस, नॉलेज लेना। फिलोसफर लोग क्या करते हैं? हर चीज के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग एरिस्टोटल के बारे में पढ़े, प्लेटो के बारे में पढ़े, उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टेट के बारे में बताया, उन्होंने सिटीजनशिप के बारे में बताया, तो वही तो फिलोसफी हो गया, क्वाइस फॉर विजडम। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी अटेम्प्ट टू ट्रूली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थिंग। जितने भी पॉलिटिकल थिंग है ना उसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सिटीजनशिप क्या है, तो सिटीजनशिप क्या है ना, सिटीजनशिप का क्या क्राइटेरिया क्या होगा, या डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी सबसे पहले कौन सी कंट्री में आई थी, इन सब चीज को समझना ही क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफी। जो कि ग्रीक सिटी स्टेट में एरिस्टोटल, प्लेटो ने ये सब किया था। जैसे प्लेटो बोलता है और एरिस्टोटल की डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, मॉब रूल है ना। तो बोले कि जितने भी पॉलिटिकल थिंग्स है ना उनके नेचर को समझना, ये सब पॉलिटिकल फिलोसफी का काम है। ये सब क्या करते हैं पता है? जैसे हम लोग पढ़े थे कि एरिस्टोटल जो है ना, एक्चुअल में ये टॉपिक का नाम पता है क्या है? कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है एरिस्टोटल? 158 कंट्रीज को कंपेरेटिवली स्टडीज करता है। ठीक है ना, किस चीज से? कि किस कंट्री में कैसा सिटीजनशिप है, कहाँ पे कैसा डेमोक्रेसी है ना। तो ये सब कर कर उन्होंने क्या बोला कि सबसे बेस्ट जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटी है, यानी मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब बात बोलते हैं ये, ठीक ना, पॉलिटी।
पॉलिटी है, उसके बाद मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशंस है, ये सब बात ये बोलते हैं। ये सब क्या, ये सब पढ़कर पॉलिटिकल फिलॉसफी को अच्छे से समझकर, जितने भी उनके नेचर को समझकर क्या बोलते हैं, ये सारे थिंकर एरिस्टोटल प्लेटो की पॉलिटिकल प्लोटी सॉरी पॉलिटिकल पॉलिटी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलेंगे हम। तो इन लोग क्या करते हैं, ये लोग इन्हीं सब चीज का स्टडी करते हैं। ये क्या है, ये सब पॉलिटिकल थिंग्स है ना। राइट टू गुड पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर का क्या सही, क्या मतलब उसका आने का क्या सही चीज है, कैसे आया है, कब आया है, क्या उसका नेचर है, क्या उसका फीचर है, सब चीजें लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। इट डील इट डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट। फिर ये लोग क्या करते हैं, स्टेट के फंक्शन को समझते हैं, स्टेट के नेचर को समझते हैं, सिटीजनशिप, राइट, ड्यूटीज, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, सबके बारे में ये लोग स्टडी करते हैं। उसी को पॉलिटिकल फिलॉसफी बोलते हैं, सॉरी फिलोसफिकल अप्रोच बोलते हैं। फिलोसफिकल अप्रोच सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। इसके थिंकर प्लेटो, एरिस्टोटल, ल्यूइस स्ट्रस, है ना। पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल अप्रोच का मतलब क्या है, क्वाइट फॉर विजडम। क्वाइट फॉर विजडम मतलब क्या, चीजों के बारे में नॉलेज लेना। किस चीज के बारे में, पॉलिटिकल, जितने भी पॉलिटिकल थिंग्स है ना उनके बारे में नॉलेज लेना। जैसे कि तुम्हारा डेमोक्रेसी के बारे में, वो लोग क्या करते थे, डेमोक्रेसी को ले लिया, अब डेमोक्रेसी को सभी कंट्री में कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, कि कौन कंट्री में डेमोक्रेसी कब आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका बर्थ क्या हुआ, है ना, ये सब कंपेरिजन करेंगे। सिटीजनशिप का क्या क्राइटेरिया होगा, सबसे पहले सिटीजनशिप को किस कंट्री ने दिया, इस तरह से ये लोग स्टडी करते थे। हम लोग प्लेटो के बारे में भी पढ़े, एरिस्टोटल के बारे में पढ़े, उन्होंने सब बताया। जैसे प्लेटो क्या बोलता है कि फिलोसफर किंग ही किंग होगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है ना। तो वो सब वो लोग स्टडी करते हैं, तो उसी को बोला जाता है फिलोसफिकल अप्रोच। ठीक है। फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, देखो मैं उस दिन जब पढ़ाई थी तो ट्रेडिशनल अप्रोच का ही फीचर वही है, तो वही बिल्कुल फिलोसफिकल का भी होगा कि ये नॉर्म्स एंड वैल्यू पे बेस्ड है। ठीक है ना। फिलोसफिकल अप्रोच का फोकस क्या है, ये नॉर्म्स एंड वैल्यू पे बेस्ड है, इसलिए तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, क्योंकि ये वैल्यू के बारे में बात करता है। ठीक है। ये आइडियलिस्टिक्स है, क्योंकि ये लोग जो बोलता है वो कभी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं हो पाएगा। फोकस ऑन द व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये लोग क्या होना चाहिए ये स्टडी करता है। जैसे कि फिलोसफर किंग होंगे, है ना, जैसे प्लेटो क्या बोले, फिलोसफर किंग होंगे। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं पॉलिटी होगा, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन होगा, गोल्डन रूल होगा, ये सब बात बोलते हैं। ठीक है ना। ये लोग एथिक्स और नॉर्मेटिव के बारे में बात करते हैं, ये लोग स्टेट और गवर्नमेंट का स्टडी करते हैं। तो ये हो गया फिलोसफिकल अप्रोच। अभी मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी तो तुमको याद हो जाएगा। ठीक है ना। देखो हिस्टोरिकल अप्रोच है, ब्लैक वाला मत याद करना, रेड वाला खाली खाली अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। देखो हिस्टोरिकल अप्रोच को अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में हिस्टोरिकल अप्रोच है क्या। देखो हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल समझ में ही आ रहा, हिस्ट्री, जब हम लोग पास्ट का स्टडी करेंगे। ठीक है ना। अभी चलो मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कोविड-19 आया था, ठीक है, तो कोविड-19 हुआ ना, तो जितने भी रिसर्चर है ना वो लोग पास्ट में जाके स्टडी करे, क्या स्टडी किए, क्या कोविड-19 की जैसा ऐसा कोई पहले बीमारी आया था, तो हाँ, तो कोविड-19 के टाइप का ही एक पहले भी बीमारी आ चुका था वर्ल्ड में। ठीक है। तो इस तरह अगर कोई भी फिनोमेना अभी हो रहा, कुछ अभी वार हो रहा मान लो कि, ठीक है, अभी जैसे तुम देखी होगी यूक्रेन रशिया, रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रहा है, फलस्तीन प्लस ईरान रखो, फलस्तीन को तो बेचारा खत्म ही गए, ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई हो जाता है ना, तो ये हो गया। ठीक है। ये तो ये वार हो रहा, तो हम जाके पास्ट में स्टडी करेंगे, क्या करेंगे कि वर्ल्ड वार कैसे हुआ था, आखिर वर्ल्ड वार कैसे हुआ था, वर्ल्ड वार टू कैसे हुआ था, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल लड़ाई कर रहा है, तो ईरान की तरफ से कौन है, यूएसए है, सॉरी इजराइल की तरफ से कौन है, यूएसए है, तो ईरान की तरफ से भी उसके अलायंस कंट्री होंगे, है ना। तो ये हम जाके देखेंगे, हिस्ट्री में स्टडी करेंगे, हिस्ट्री में हम लोग हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि वर्ल्ड वार कैसे हुआ था, वर्ल्ड वार टू कैसे हुआ था, है ना, ये करके उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे। तो हिस्टोरिकल अप्रोच उसी को बोलते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या करती है, ये बिलीव करती है कि कोई भी पॉलिटिकल फेनोमेना को अगर आपको समझना है, कुड बी अंडरस्टूड बेटर तरीके से समझना है, तो आपको हिस्ट्री का फैक्टर का हेल्प लेना होगा। आपको एज, आपको पहले जाकर आपको जाके वर्ल्ड वार को देखना होगा, आपको प्लेस देखना होगा, आपको सिचुएशन देखना होगा, मतलब आपका स्टडी किस पे डिपेंड करता है, वो जैसे कि एज, वर्ल्ड वार में जाके वर्ल्ड वार का स्टडी करना पड़ेगा। सिचुएशन, मान लो कि अभी मैं बोली ना कोविड आया था, कोविड-19, तो कोविड-19 अभी चाइना से स्टार्ट हुआ था, ठीक है,
चाइना से हुआ था। तो इससे पहले जो आया था कोविड-19 के जैसा, जिसको सार्क बोला गया था, ये कोविड-19 के जैसा ही था। तो ये कौन सा कंट्री में आया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये जाके स्टडी करेंगे। हम उसको स्टडी करेंगे तब हम पास्ट वाला को ना अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। जैसे डेमोक्रेसी, हमको अगर हमको आज डेमोक्रेसी पे रिसर्च करना है, ठीक है आफरीन, तो हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी का जाके हिस्ट्री पढ़ेंगे कि सबसे पहले डेमोक्रेसी कहाँ पे आया था, कौन सा कंट्री में आया था, इसका प्लेस क्या था, इसका सिचुएशन क्या था आने का, कौन कंट्री इसको क्रिटिसाइज करता है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच यही बोलता है कि अगर आपको बेटर में आपको किसी भी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझना, अगर आपको डेमोक्रेसी को समझना, अगर आपको सिटीजनशिप को समझना है, तो सबको सबसे पहले आपको जाके पास्ट की स्टडी करनी होगी। पास्ट में भी आपको पहले एज समझना होगा कि कितना साल पुराना है, डेमोक्रेसी कितना साल पुराना है, कौन सा प्लेस में सबसे पहले आया था, कौन सा सिचुएशन में आया था। ये सब समझेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे कोई भी पॉलिटिकल फेनोमेना को। ये हिस्टोरिकल अप्रोच बोलता है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ऑलवेज शुड हैव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये हर चीज को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ही देखती है, ठीक है ना। अब देखो एक मेरी बात, ये हिस्टोरिकल है यानी ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का फ्यूचर क्या है, क्या मैं बार बार एक ही बोले, नॉर्मेटिव है और वैल्यू है, फॉर्मल है। तो ये एक ही बात बोलेगी, व्हाट टू बी। इनका क्वेश्चन ही रहेगा क्या होना चाहिए। जितना भी ट्रेडिशनल अप्रोच होंगे ना, जैसे फिलोसफिकल पढ़े, हिस्टोरिकल पढ़े, सबका एक ही क्वेश्चन रहेगा, वट वट रुक जाए, यहाँ पे मुझे डिलीट करने तो इसको उसके बाद में लिख रही हूँ। वट ऑट टू बी, ठीक है ना, वट ऑट टू बी रहेगा क्वेश्चन, क्या रहेगा, वट। क्योंकि ये इसका पहचान ही है कि ये ट्रेडिशनल है, ठीक है ना, क्या होना चाहिए ये लोग बोलेंगे, ठीक है, ये बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, थिंकर कौन कौन है, पूरा याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो थिंकर मैं बता दूंगी, जैसे मैकियावेली। मैकियावेली क्या हिस्टोरिकल अप्रोच के थिंकर है। सबीन, हाँ ये याद करना, सबीन का बुक अब हम समझा देंगे। सबीन, डनिंग, जॉन सीली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जॉन सीली। सारा ही इंपॉर्टेंट है, देखो सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार खाली गो थ्रू कर लेना, मतलब देख लेना, मैकियावेली, सबीन, डनिंग, जॉन सेली, फ्रीमैन, मॉन्टेस्क्यू, ऑक्सफोर्ड, लैंडसी, ये सब हिस्टोरिकल अप्रोच के थिंकर है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने बुक लिखा है हिस्टोरिकल अप्रोच को, उसका नाम क्या है, देखो अभी हम बताए ना, जॉर्ज सबीन। जॉर्ज सबीन जो है ना, हिस्टोरिकल अप्रोच के बहुत बड़े थिंकर है, ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखा है, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, देखो हिस्ट्री पे ही लिखा है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे तो मैं लियो स्टोर, तो उन्होंने फिलोसफी पे लिखा है, ऐसे याद रखना कीवर्ड कि ये हिस्ट्री के थिंकर, तो इन्होंने हिस्ट्री पे बुक लिखा, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हाँ, सबीन का ये चीज याद करना बहुत जरूरी है। सबीन बोलते हैं कि अगर आपको हिस्टोरिकल अप्रोच का स्टडी करना है, तो आपको थ्री फैक्टर को लेके चलना होगा। थ्री सबस्टान, तीन तरह का सबस्टान है पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए या हिस्टोरिकल अप्रोच को समझने के लिए। एक तो फैक्चुअल, आपको फैक्ट को समझना होगा। वर्ल्ड वार, आपको डेमोक्रेसी समझना है ना, डेमोक्रेसी समझना है, तो आपको पहले डेमोक्रेसी का फैक्ट को समझना होगा। फिर कॉजवल, क्यों आया था, वजह क्या था डेमोक्रेसी का आने का, इसका वैल्यू क्या था। तो हम लोग यहाँ पे इन्होंने तीन फैक्टर दिया, हिस्ट्री के तीन फैक्टर याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि हिस्ट्री के हिस्टोरिकल अप्रोच के कितने फैक्टर है, तीन फैक्टर है। एक तो हो गया तुम फैक्ट, इसको फैक्ट बोलो या फैक्चुअल बोलो, कुछ भी तुम बोल सकती हो, ठीक है, या तुम कॉज, एक तो हो गया कॉज और थ्री हो गया वैल्यू। मतलब तुमको हिस्ट्री के स्टडी करने के लिए, अगर तुम यूक्रेन का वार देखो और ईरान का वार देखो, और तुम बोल सकती हो, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, कि वर्ल्ड वार का निशान ये वर्ल्ड वार को इंडिकेट कर रही है। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में जाके अगर पढ़ेंगे तो हम लोग समझ में आएगा वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू एलाइंस पावर की वजह कर हुई थी, है ना, एलायंस थी, ग्रुप एलायंस थी, मतलब एक कंट्री, ये इनको अगर कोई अटैक करेगा तो मैं भी करूंगी, इस तरह का अलायंस बना होता। तो आज भी ईरान का भी अलायंस है और उधर इसराइल का भी अलायंस है। तो हो सके हम हिस्ट्री में देखें, हमने फैक्ट देखा, हमने कॉज देखा, हमने वैल्यू देखा, ठीक है। हिस्टोरिकल अप्रोच के तीन फैक्टर है, ठीक है, इसको किसने दिया था, तो सबीन ने दिया था। या ऐसे भी पूछ सकता है कितने फैक्टर है हिस्टोरिकल अप्रोच को, तो तीन, फैक्चुअल, कॉजवल एंड वैल्यूएशन, या फैक्ट, कॉज, वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, देखो कार्ल पॉपर के बारे में समझ लो। कार्ल पॉपर कौन है, ये कोई हिस्ट्री का थिंकर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या करते हैं, देखो जैसे प्लेटो, हेगल, मार्क्स, ये लोग क्या है, ये लोग फिलोसफिकल थिंकर है ना, फिलोसफिकल, ये लोग फिलोसफिकल थिंकर है। और इसमें ये लोग हिस्टोरिकल भी, प्लेटो हेगल हिस्टोरिकल में भी आ जाएंगे, ठीक है ना। और से तुमको नहीं करने देगा फर्क करने के, इसमें कौन हिस्ट्री है ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा फ्यूचर। देखो नॉर्म्स दे दिया, ठीक है, नॉर्म्स दे दिया, वैल्यू दे दिया, और तीन को मॉडर्न अप्रोच का फीचर दे दिया। बोलेगा इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच का फीचर है, ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है। या फिर बोलेगा हिस्ट्री का फैक्टर कितने, तो तीन तरह का फैक्ट,
कॉजल वैल्यूएशन, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अब ये देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या बोला, कार्ल पॉपर ने क्या बोला, कार्ल पॉपर हिस्टोरिसिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है ना, क्रिटिसाइज करते हैं किसको, हिस्टोरिसिज्म को। जो हिस्टोरिसिज्म है ना, जो जो प्रोमिनेंट फिलोसफर है हिस्टोरिसिज्म को, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं, अपने एक बुक लिखते हैं, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमी, ये बुक 1945 में, ये ईयर याद नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक याद कर लेना। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमी, ये क्या करते हैं पता है, ये क्या बोलते हैं, जो प्लेटो है, जो हेगेल है, जो कार्ल मार्क्स है, ये ओपन सोसाइटी का इनमी है, इनमी, ये लोग दुश्मन है, किसका दुश्मन है, तो ओपन सोसाइटी का। तो कौन बोला, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर बोल रहे हैं कि जो प्लेटो है, जो हेगेल है, जो कार्ल मार्क्स है, ये लोग इनमी है ओपन सोसाइटी का, ठीक है। अभी मैं चार्ट बनाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। चलो ये वाला देखो, लीगल अप्रोच हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 आता है, कौन कौन, एक तो फिलोसफिकल, दूसरा हो गया हिस्टोरिकल, और तीसरा आ गया लीगल। अब यार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ना लीगल। लीगल क्या बोल रहा, समझो, लीगल का मतलब है ना, देखो ये सब पहले का अप्रोच है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग कॉम्परेटिव स्टडी कर रहे हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री के साथ, है ना, कंपेरिजन कर करके स्टडी करेंगे। देखो मेरे कहने का मतलब समझो, मान लो कि ये लीगल अप्रोच के कोई भी थिंकर होंगे, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, मान लो कि इन्होंने लीगल बोला तो हम लीगल चीज को लेंगे। लीगल में मेरा क्या क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ले लिया। इन तीनों को इन्होंने क्या किया, जो लीगल अप्रोच है, कंपेरिजन स्टडी करेंगे, कौन किस कंट्री में लेजिस्लेचर कैसा है, किस कंट्री में एग्जीक्यूटिव कैसा है, किस कंट्री में जुडिशरी कैसा है, और ये लोग सिर्फ लीगल अप्रोच को ही स्टडी करेंगे। और जो लीगल अप्रोच होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बना हुआ था, उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो एक तरीके से जो लीगल अप्रोच ये लोग क्या करे, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा लीगल में ये भी आ जाएगा, यहाँ पे लॉ वो सब आएगा, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन नहीं ना पूछा है, सॉरी, हमको लगा ये इंस्टीट्यूशन है, सॉरी सॉरी, एक मिनट। लीगल लीगल में बता रही हूँ, जैसे लॉ हो गया, ठीक है, ठीक है ना, जैसे लॉ हो गया, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन भी आ जाएगा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सब आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसमें सब आएगा, लॉ हो गया, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी चीज है, सबका क्या करेंगे, कंपेरिजन स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कौन से कंट्री में लॉ कैसा है, कौन से कंट्री में सुप्रीम कोर्ट कैसा है, जितने भी तुम्हारा कानून से बना हुआ चीज है ना, जितने भी तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है ना, उसका क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज का कंपेरिजन करेंगे, ठीक है ना, जैसे पावर, पावर क्या है, रूल्स, गवर्नमेंट का एक्शन, इस सबको क्या करेंगे, कंपेरिजन स्टडी करेंगे। जितने भी लीगल चीज है सबको क्या करेंगे, कंपेरिजन स्टडी करेंगे, तो उसको लीगल बोलेंगे, लीगल अप्रोच। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लीगल अप्रोच इज ए वे ऑफ स्टडी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में दैट फोकस अंडरस्टैंड पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन थ्रू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बोला पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का स्टडी है ना, लीगल अप्रोच क्या है, एक पॉलिटिक्स का स्टडी है, पॉलिटिकल प्रोसेस को समझने का, पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को समझने का, किसके थ्रू, लॉ के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू समझने का एक प्रोसेस है। मतलब लीगल अप्रोच के जरिए हम लोग क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लीगल चीज है, जैसे लॉ हो गया, गवर्नमेंट का पावर हो गया, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, इन सारों चीजों को हम समझ रहे हैं, लेकिन कैसे समझ रहे हैं, लीगल समझ रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में इंडिया में एग्जीक्यूटिव को कितना पावर मिली हुई है, इंडिया में लेजिस्लेचर को कितनी पावर मिली गई है, जुडिशरी को कितनी पावर मिली गई है, सुप्रीम कोर्ट को कितनी पावर मिली गई है ना, इंडिया में प्रेसिडेंट का क्या रूल है, इंडिया में पीएम का क्या पावर, ये सब हम लोग कंपेरिजन स्टडी करके क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस को समझ रहे हैं, है ना, पॉलिटिकल प्रोसेस को समझ रहे हैं। लेकिन अप्रोच क्या यूज कर रहे हैं, लीगल, लीगल अप्रोच यूज कर रहे हैं, क्योंकि लीगल चीज को स्टडी कर रहे हैं, तो इसी को लीगल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है ना। इसके जो मेन थिंकर वो ये रट लो, ये वाला एबी डाइसी, एबी डाइसी का बुक तुमको याद करना है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो लीगल बोल रहा, बुक में भी लॉ लगा हुआ है, तुम देख रही हो, जो थिंकर जहां से बिलोंग करे उसका बुक में वही लगा हुआ है, लीगल, तो लीगल मतलब क्या, लॉ। तो इनका जो बुक है ना, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कभी कभी बुक का नाम ऐसे दे देता है, स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एबी डाइसी का बुक है, ठीक है। और भी बहुत सारे थिंकर है, जैसे
सीसरो, जीन बॉर्डिन, थॉमस हॉब, जेरमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, डायसी, सर हेनरी माइन। नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन एक बार अगर गो थ्रू कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको बुक को याद कर लेना, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके याद कर लेना, ठीक है ना, अगर पूरा नहीं याद होगा तो। ये एबी डायसी का बुक है। अभी हम सबका कीवर्ड बता देंगे, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये वाला आ गया इंस्टीट्यूशनल। देखो ये क्या बोल रहा है कि अब देखो ये आ गया इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, देखो दे देगा कि ये फॉर्मल, देखो ये क्या करता है, ये एक स्टेट का, ये एक स्टेट के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का स्टडी करता है। तो फॉर्मल हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया में फॉर्मल क्या क्या है, इंडिया फॉर्मल किसको बोलते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कौन बनता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये लोग सब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग बना है ना, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। तो ये सब क्या है, फॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या करती है, एक स्टेट की एक स्टेट की फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करती है, ठीक है ना। वो भी कैसे स्टडी करेगी, कंपेरिजन स्टडी करेगी। जैसे यूएसए में, ठीक है ना, यूएसए में लेजिस्लेचर कैसा है, यूके में कैसा है, सब कंपेरिजन सभी कंट्री का स्टडी करेगी। लेकिन ये इंडिया का, यह भी बताऊंगी, ये पुराना अप्रोच है, ये ओल्डेस्ट अप्रोच है ना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, बहुत पुराना अप्रोच है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच, आज का अप्रोच तो है नहीं। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ले स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का स्टडी करती है, वो भी स्ट्रक्चर वाला जो फॉर्मल बना हुआ, जैसे लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या करती है, एक स्टेट की फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करती है। तो फॉर्मल हम लोग किसको बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग बना हुआ हो, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अच्छा हम ये बोल सकते हैं, सुनो, अभी तुम देखी होगी बहुत सारा शादी का ये शादी कराने वाला इंस्टीट्यूशन खुल गया है ना, बहुत सारा शादी कराने वाला इंस्टीट्यूशन खुल गया है। बहुत सारा तुम्हारा हर कोई कोई देखी होगी, कोई कोई एसोसिएशन खुल गया, जैसे शादी कराने वाला ब्यूरो खुल गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशन खुल गया। उसके बाद तुम्हारा बहुत, देखो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, ये सबको इनफॉर्मल ग्रुप बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनी है ना। लेकिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन से अकॉर्डिंग बनी, इसलिए ये क्या है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन अप्रोच सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का ही स्टडी करती है, ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का स्टडी करेगी। तो फॉर्मल में क्या क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का। और भी कैसे स्टडी करेगी, कंपेरिजन कर करके स्टडी करेगी, एक कंट्री या दूसरे कंट्री से कंपेरिजन कर करके स्टडी करेगी, हो गया। अच्छा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, ये बहुत ही पुराना है। तो पुराना है तो ये ये देखो क्या है, इथनोसेंट्रिज्म से, इथनोसेंट्रिज्म का मतलब मैं बता रही हूँ, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जब आई थी ना, तो इन्होंने जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का जो स्टडी किया ना, कंपेरिजन, ये सिर्फ यूरोपियन कंट्री तक ही था, यूरोपियन यूरोपियन ये सिर्फ यूरोपियन कंट्री के लिए अप्रोच आया था। ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आया था ना स्टडी करने के लिए, इन्होंने सिर्फ स्टडी किया तो सिर्फ यूरोपियन कंट्री का ही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का स्टडी किया। इंडिया, जैसे इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज, एशिया क्या है, एशिया पूरा डेवलपिंग आ जाएगा, है ना। तो एशिया जैसे कंट्रीज के लिए नहीं आया था, बल्कि यूरोसेंट्रिज था या इथनोसेंट्रिज्म। एक पार्टिकुलर मतलब इन्होंने क्या किया था, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है ना, इन्होंने एक पार्टिकुलर एरिया को ही फोकस किया, सिर्फ यूरोप के एरिया को ही फोकस किया, सिर्फ यूरोप के एरिया को ही स्टडी किया, ठीक है, इसलिए इसको एथनोसेंट्रिज्म बोलेंगे। ये क्या है, वही प्रेस्पेक्टिव नॉर्म्स, वही वाला फीचर तुम्हारा है ना। इसका फीचर क्या है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है और ये नॉर्मेटिव है, वही जो तुम्हारा पहले वाला था। इसका थिंकर देख लो, बुक का नाम मत याद करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेट में वाला बुक वाला याद कराई थी। थिंकर एक बार पढ़ लो, थिंकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थिंकर में एक बार खाली बता दी। देखो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के पहले थिंकर का नाम है जेम्स ब्राइस, दूसरे का नाम है लॉरेंस लॉवेल, तीसरे का नाम है हरमन फैनर, फोर्थ का नाम है कार्ल जे फेडरिक, ठीक है। ये लोग चार थिंकर है। बुक का देखो, बुक जो नेट में आता है, इसका ना बुक नेट में आता है। और ये ना इसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता दे रही हूँ। देखो तीन अदर थिंकर का नाम लिखा हो रहेगा, एक दीजिए तुमको जेम्स ब्राइस, ठीक है। अब बोलेगा जेम्स ब्राइस, इसमें से बोलेगा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थिंकर कौन से, ठीक है। तो तुमको पता है कि जेम्स ब्राइस तो मार दोगी, ये तुमको पता रहेगा लॉरेंस लॉवेल तो लॉरेंस लॉवेल मार दोगी, है ना। हरमन फैनर तो हरमन फैनर मार दोगी, कार्ल जे फेड्रिक तो कार्ल जे फेड्रिक मार दोगी, ठीक है ना। देखो ये तुम्हारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना वो कंप्लीट हो गया। मैं एक बार यहाँ पे चार्ट बनाऊंगी, तुमको समझ में आ जाएगा ऐसे। देखो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था इसका चार पार्ट था,
एक बार चार्ट से मैं सब बनाऊंगी, ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच जो था, इसमें कितने कितने अप्रोच होगा? फिलोसॉफिकल, हाँ हिस्टोरिकल, बिल्कुल बिल्कुल सही बोली, फिलोसफिकल अप्रोच, बोलते जाओ, हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल हाँ बिल्कुल, उसके बाद बोलो, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, हाँ इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन, हाँ एक और था, बोलो पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से पहले, इंस्टीट्यूशनल तो अभी हम पढ़ाए, लीगल अप्रोच है ना, लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। अब सबका हम कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें क्या था कि हम किसी भी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझते थे, है ना, पॉलिटिकल फेनोमेना को फिलॉसफी लोग समझते थे, कोई भी पॉलिटिकल फेनोमेना हो, देखो सॉरी ये बदल, वो तो इसको मुझे हटाने दो मत। किसी भी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझना, वो तुम्हारा किसका था? विजडम ऑफ क्वाइस, मैं बोल सकती हूँ इसको विजडम ऑफ क्वाइस, मतलब जानने का, नॉलेज लेने का एक ये था, धुन था, है ना, क्वाइस था, क्वाइस फॉर विजडम। हिस्टोरिकल का क्या था कि जाके पास्ट का स्टडी करना है, इसका तीन फैक्टर था, इसका तीन फैक्टर क्या है तुम्हारा? एक तो तुम्हारा बताओ, एक तो फैक्ट था या फैक्चुअल भी तुम बोल सकती हो, एक तो तुम्हारा कॉज था, एक तो वैल्यूएशन या वैल्यू भी बोल सकती हो। लीगल में हम लोग क्या करते हैं? लीगल चीज का कंपेरिजन स्टडी करते हैं, लीगल का कंपेरिजन स्टडी करते हैं, जैसे लॉ है ना, रूल्स रेगुलेशंस पावर, इन सब का कंपेरिजन स्टडी करेंगे। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट के जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है ना, उसका स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट के जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उसका कंपेरिजन स्टडी करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के कंपेरिजन स्टडी करेंगे, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच का फीचर्स क्या है? ये वैल्यू बेस्ड है, ये नॉर्मेटिव है, ऐसा यही फीचर सब में लगेगा, ठीक है, ये नॉर्मेटिव है, और ये क्या है तुम्हारा? प्रिस्क्रिप्टिव है, बस यही है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोच में हम लोग आते हैं, ट्रेडिशनल कंप्लीट हो गया, अब मॉडर्न में आते हैं। मुझे थोड़ा चार्ज लगाने दो तो आफरीन, नहीं तो फिर चला जाएगा, मैं फुल चार्ज करके ही बैठी थी, लेकिन उतना देर हो गया ना तो अब चला गया। एक सेकंड, इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ, तुम जब तक स्क्रीन देखो मैं आती हूँ चार्ज लगा के, फौरन आती हाँ चलो अब मॉडर्न अप्रोच को समझते हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है? ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या है मैं बताती हूँ। देखो ये जो मॉडर्न अप्रोच है ना, टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस फोकस इम्पिरिकल, देख लो इम्पिरिकल स्टडी करने के लिए आई है। अब एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आता है, इम्पिरिकल दे दिया तुम्हारा, इम्पिरिकल दे दिया, साइंटिफिक दे दिया, ठीक है, और एक तुम्हारा वैल्यू दे दिया या प्रिस्क्रिप्टिव दे दिया कोई। अब बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो मुझे पता है वैल्यू ट्रेडिशनल अप्रोच है, या नॉर्मेटिव दे दे, तो हमको पता है नॉर्मेटिव क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, या प्रिस्क्रिप्टिव दे दे, इस तरह का कुछ भी दे दे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, दूसरा क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ बच्चों, या फिर इसको अपोजिट करके दे देगा, एक दे देगा तुम्हारा साइंटिफिक का फीचर और तीन दे देगा तुम्हारा ट्रेडिशनल का फीचर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कैसे आता है देखो, बहुत मोस्टली जैसा आता है तो बता दे रही हूँ, देखो एक हो गया तुम्हारा फिलोसफिकल अप्रोच, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, ये हो गया हिस्टोरिकल, लीगल, ठीक है, और एक तुमको दे दिया बिहेवियरली, बोलेगा इसमें से मॉडर्न अप्रोच को ढूंढिए, इसमें से मॉडर्न अप्रोच कौन सा है, हो गया, मुझे पता है तुम्हें मार दूंगी है ना।
अब इसी को नहीं अपोजिट करके पूछ लेगा कि तुम्हारा बिहेवियरलिज्म दे देगा, पोस्ट बिहेवियरलिज्म सिस्टम अप्रोच, और एक तुमको दे देगा फिलोसफिकल या हिस्टोरिकल कुछ भी या इंस्टीट्यूशनल। अब बोलेगा इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल है, तो उस मार देंगे, ठीक है ना। तो ये टाइप याद करना बहुत जरूरी है। एक बार हम लोग ये समझेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहला जो मॉडर्न अप्रोच है उसका नाम है बिहेवियरलिज्म या बिहेवियरल अप्रोच। पोस्ट बिहेवियरलिज्म सिस्टम अप्रोच, अच्छा मैं ऊपर का नहीं बताया, अच्छा बता रही हूँ। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, कम्युनिकेशन अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच या मॉडर्न मार्क्सिज्म, ठीक ना। रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। चलो मॉडर्न अप्रोच समझते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच बोलती है ना कि आप लोग जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट में आई थी, किसके रिस्पॉन्स में आई थी, किसको क्रिटिसाइज करके आई थी, ठीक है। ये क्रिटिसाइज की थी, किसको क्रिटिसाइज करके आती है? ट्रेडिशनल अप्रोच को। क्यों क्रिटिसाइज करती है मैं बता रही हूँ। इन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये पूरा वैल्यू बेस्ड, ये पूरा नॉर्मेटिव बेस्ड, यहाँ तो साइंटिफिक है ही नहीं, यहाँ तो साइंस का मेंशन ही नहीं है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ट्रेडिशनल अप्रोच में लिमिटेशन है, ठीक है। देखो, दिस अप्रोच emerged 20th century especially as a response to the limitation of the traditional approach। ट्रेडिशनल अप्रोच की लिमिटेशन में आई थी क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि ट्रेडिशनल अप्रोच में पूरा नॉर्म्स है, एथिक्स है, वैल्यूज है, प्रिस्क्रिप्टिव है, ये सब है। बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच सबको क्रिटिसाइज कर दी, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्रिटिसाइज करके ये लोग आई। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, ऊपर कर देते डायरेक्ट। देखो सबसे पहले हम लोग बिहेवियरलिज्म को पढ़ेंगे। बिहेवियरलिज्म क्या है? देखो बिहेवियरलिज्म है ना, मैं उतना डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ जितना मैं नेट में पढ़ाती हूँ, उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उतना डिटेल में पढ़ाऊंगी तो तुम्हारा फिर से सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिहेवियरलिज्म या बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है, ये किस चीज पे स्टडी करती है? ये एक्चुअल में इंडिविजुअल और ग्रुप, एक पॉलिटिक्स में ग्रुप या इंडिविजुअल के एक्चुअल बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है ना। स्टडी करने के लिए इंपेरिकल डेटा को यूज करती है, क्वांटिटेटिव मेथड यूज करती है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब एक अप्रोच नहीं, इसमें सभी आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सब। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाती है। साइंटिफिक राइगर, साइंटिफिक बस साइंटिफिक ही स्टडी करेंगे, और ये साइंटिफिक एनालिसिस करती है। साइंटिफिक राइगर देख लो, मतलब बिहेवियरलिज्म साइंटिफिक भी बेस है, मॉडर्न अप्रोच जो है ना वो भी साइंटिफिक बेस है, ठीक है ना। इंपेरिकल क्वांटिटेटिव, देखो मॉडर्न अप्रोच जो है ना वो क्वांटिटेटिव है, मतलब बिहेवियरलिज्म क्वांटिटेटिव है, लेकिन अगर जो ट्रेडिशनल को लेगी ना तो ट्रेडिशनल क्वालिटेटिव है, ट्रेडिशनल क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव। उस दिन जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच समझाई थी तो हमें बताई थी कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्वालिटेटिव है, जबकि बिहेवियरलिज्म क्वांटिटेटिव मेथड यूज करती है स्टडी करने के लिए, इंपेरिकल डेटा को फोकस करती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करती है। साइंटिफिक रैगर, रैगर का मतलब होता है कठोर, ये साइंटिफिक है, ये बोलती है कि मेरे मेरे अप्रोच में वैल्यू की कोई भी जगह नहीं है, ठीक है, नॉर्म्स की कोई भी जगह नहीं है, इसलिए साइंटिफिक रैगर, मैं बहुत ही कठोर हूँ साइंटिफिक स्टडी के मामला में, साइंटिफिक एनालिसिस के बारे में बोलो, ठीक है ना। अच्छा बिहेवियरलिज्म के फाउंडर कौन है? चार्ल्स मरियम। चार्ल्स मरियम जो है ना, लड़की नहीं है लड़का है, ठीक है, नाम ऐसा है। चार्ल्स मरियम जो थे ना वो फाउंडर थे किस चीज के? बिहेवियरलिज्म के। इनको फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म बोला जाता है। ये कौन से स्कूल से जुड़े हुए हैं? तो शिकागो स्कूल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने बिहेवियरलिज्म को कब फाउंड किया था? तो लेट 1920 अर्ली 1930 तक इन्होंने बिहेवियरलिज्म को फाउंड किया था। इनका बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में बहुत बार आया हुआ है, और ये बिहेवियरलिज्म के फाउंडर भी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका बुक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 की बुक। क्या पढ़ा इसमें हम लोगों? क्या पढ़े? बिहेवियरलिज्म का फाउंडर कौन है? चार्ल्स मरियम।
चार्ल्स मरियम कहाँ से बिलोंग करते? तो शिकागो स्कूल से। कब इन्होंने बिहेवियरलिज्म को फाउंड किया? तो 1920 या 1930 में। इनको फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म बोला जाता है। इनकी बुक का नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। इन्होंने कौन सा अप्रोच यूज किया था? वही इनका मेन आइडिया था, एम्पिरिकल रिसर्च, साइंटिफिक मेथड। इन्होंने बोला कि जब हम पॉलिटिक्स का स्टडी करते हैं ना, तो हमको एम्पिरिकल रिसर्च करना चाहिए, हम लोग साइंटिफिक मेथड को यूज करना चाहिए। इन्होंने रिजेक्ट किया नॉर्मेटिव और आइडिया बेस्ड थ्योरीज को, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कौन? चार्ल्स मरियम। और चार्ल्स मरियम कौन थे? वो एक बिहेवियरलिज्म के थिंकर थे, फाउंडर थे। ठीक है, और बाय डेविड स्टोन। लेकिन बिहेवियरलिज्म को पॉपुलैरिटी कब मिली? इसको पॉपुलर किसने किया? तो डेविड स्टोन ने किया। डेविड स्टोन 1950s में आते हैं, तो ये क्या करते हैं? बिहेवियरलिज्म को पॉपुलर कर देते हैं। ठीक है ना, पूरा पॉपुलर कर देते हैं। आ जाओ, डेविड स्टोन जो है ना, डेविड स्टोन, इन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक दिया। किसके लिए? बिहेवियरलिज्म के लिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बिहेवियरलिज्म के लिए 8 कैरेक्टरिस्टिक दिया है। ये बिहेवियर पोस्ट बिहेवियरलिज्म में भी इन्होंने फीचर दिया है, यहाँ पे इन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। ठीक है, ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको क्या बोला जाता है? इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, और ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे अभी मैं बता रही हूँ। देखो, इसको ना ट्रिक से याद करना, एक स्टोरी याद करो, उसी तरह से याद करेंगे। देखो, रेगुलर रेगुलर वेरीफाई करना चाहिए, रेगुलर वेरीफाई करना चाहिए, टेक्निकली इसको क्वांटिफाई करना चाहिए, उसकी वैल्यू को देखना चाहिए, सिस्टमाइजिंग तरीके से उसको देखना चाहिए कि वो प्योर साइंस है कि नहीं, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। देखो एग्जाम में आता है, ठीक है ना, रेगुलर वेरीफाई, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे भी पूछता है, मैं बता रही हूँ। 4 दे दिया, बोलेगा इसमें से कौन सा डेविड स्टोन्स का बिहेवियरलिज्म का फ्यूचर नहीं है। ठीक है ना, कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है वो मार देंगे नहीं। एक बोलेगा कौन सा है, कौन कौन सा है, ऐसे पूछेगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है तुमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है ना, तो पहला आ जाएगा रेगुलर, रेगुलर वेरिफिकेशन करना चाहिए। क्या? रेगुलर वेरिफिकेशन वाला टेक्निक्स को यूज करना चाहिए, है ना, टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। क्वांटिफाई करना चाहिए, यही वैल्यू, क्वांटिफाई वाला वैल्यू अपनाना चाहिए, है ना। क्वांटिफाई मतलब गिनना चाहिए, गिनने वाले वैल्यू अपनाना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, तब प्योर साइंस कहलाएगा। और लास्ट में इंटीग्रेशन आएगा। रेगुलर वेरिफिकेशन टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वैल्यू, सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन, ये बिहेवियरलिज्म के 8 फीचर्स है। ये बिहेवियरलिज्म के 8 कैरेक्टरिस्टिक थे, जिसको डेविड स्टोन ने दिया था। और इस 8 कैरेक्टरिस्टिक को ये क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब बिहेवियरलिज्म को ये क्रिटिसाइज करते हैं। अब सुनो, एक चीज तुमको मैं बता रही हूँ। कहाँ गया मेरा कर्सर, कहाँ गया? देखिए, चलो देखो, जब भी तुमको पोस्ट लिखा हुआ रहेगा ना कोई चीज में पहले, तो याद रखना कि यानी ये पहले वालों को क्रिटिसाइज करके आया। जब पोस्ट लिखा हुआ रहेगा ना, पोस्ट, जैसे पोस्ट बिहेवियरिज्म है, तो तुमको ये बात पता चलना चाहिए कि इससे पहले वाला जो है ना वो क्रिटिसाइज किया है। जब न्यू लिखा हुआ रहेगा ना कोई चीज, न्यू, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, है ना, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, तो तुमको ये समझना है कि ये इंस्टीट्यूशनलिज्म को मॉडिफाई किया गया है। न्यू का मतलब मॉडिफाई होगा और पोस्ट का मतलब क्रिटिसाइज होगा। ठीक है, तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म लिखा हुआ यानी बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया। वो भी किसने किया? खुद डेविड स्टोन ने ही किया। डेविड स्टोन एक तुम्हारा है ना कोटेशन बोलते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, नेट में बहुत आता है। देखो पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्यों आया, पहले मैं ये बता देती हूँ। देखो, पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है ना, ये बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज करता है। अब बिहेवियरलिज्म किसने दिया था भाई? कोई डेविड स्टोन ने ही दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला कि बिहेवियरलिज्म जो है ना, ये सिर्फ साइंटिफिक पे बेस, ये सिर्फ साइंटिफिक, सिर्फ साइंस पे ही बेस है। ये सिर्फ साइंस 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 के बारे में बात करता है ना। प्योर साइंस, टेक्निक, सिस्टमाइजेशन, ये सब बात करता है। रेगुलेशन, रेगुलेटरी टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, है ना, सिस्टमाइजेशन, सिर्फ वही 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 बात। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे वैल्यू फ्री है, ये वैल्यू नहीं है, रुकिए तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ।
ये वैल्यू फ्री है, ये वैल्यूज नहीं है, वैल्यू तो ट्रेडिशनल में बोलेगा, ये वैल्यू फ्री यहाँ पे लिखा हुआ, वैल्यू फ्री है, बोला फ्री हट गया, ये वैल्यू फ्री है ना। इन्होंने बोला कि साइंस को वैल्यू फ्री करना है, यानी साइंस से वैल्यू को हटाना है, ये बिहेवियरलिज्म में बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू फ्री के बारे में बात किया गया है। वैल्यू के बारे में उन लोग ना बात करते हैं, तुम्हारा नॉर्म्स, नॉर्म्स, आइडियाज, ठीक है, वैल्यूज के बारे में कौन बात करते हैं, ट्रेडिशनल वाले। तो ये लोग बोलते हैं, बिहेवियर डेविड स्टोन बोलते हैं कि हम लोग वैल्यू फ्री कर देंगे, वैल्यू खत्म कर देंगे, है ना। अब आ जाओ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म बोलते हैं कि हम सडनली वैल्यू को खत्म नहीं कर सकते, हम लोग सडनली वैल्यू को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये कोटेशन बोलते हैं कि वैल्यू कोई कोट नहीं है, वैल्यू कोई कोट नहीं है, जो हम लोग कोट पहनते हैं ना, वो कोट के जैसा वैल्यू नहीं कि बस उठाए बॉडी से फेंक दिए। हम लोग कोट को क्या करते हैं, अगर हम लोग कोट पहनते हैं, ठीक है ना, तो कोट को हम लोग को जब मन किया पहने, जब नहीं मन किया उतार के फेंक दिए। तो डेविड स्टर्न बोलते हैं कि हम लोग वैल्यू को ऐसे नहीं फेंक सकते भाई, जैसे हम लोग कोट को फेंकते हैं, ऐसे नहीं फेंक सकते। बिहेवियरलिज्म में हम गलत है, बिहेवियरलिज्म में अप्रोच गलत है, मतलब इन्होंने क्रिटिसाइज किया एक तरीके से। तो डेविड स्टर्न क्वाइन, हेलो, ओ तुम नहीं थी क्या, मैं देखी भी नहीं, कट गया था। अच्छा सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। चल देखो, इन्होंने एक कोटेशन बोला था पोस्ट बिहेवियरलिज्म में, जैसे हम लोग जब ठंडा आता है तो क्या करते, कोट पहनते है ना, कोट पहनते, तो जब हम लोग को गर्मी लगता है तो हम लोग कोट को उठा के फेंक देते हैं, है ना, फौरन उतार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेविड स्टोन पता है क्या बोल रहे हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म में, कि हम वैल्यू को फेंक नहीं सकते। जिस तरह से इंसान कोट उठा के फेंकता है ना, उस तरह से हम वैल्यू को नहीं उठा के फेंक सकते, एकदम लाइफ से हम डिलीट भी नहीं कर सकते हम वैल्यू को, ये गलत है। जबकि बिहेवियरलिज्म में क्या किया गया था, वैल्यू को खत्म कर दिया गया था, वैल्यू फ्री बोला गया था, वो गलत है। इन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म में वैल्यू को इंपॉर्टेंट दिया, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, डेविड स्टोन कॉइन द टर्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है ना। एक है ना, वहां पे एनुअल मीटिंग हो रहा था, 65 एनुअल मीटिंग ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में 1969 में, वहां पर ही इन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म को क्वाइन किया, और वहां पे इन्होंने एक वही सेंटेंस बोला कि हम वैल्यू को ना कोट के जैसा नहीं फेंक सकते कि जब मन आया पहन लिए, जब मन आया फेंक दिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी इमर्ज एज ए रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरलिज्म के लिमिटेशंस के रिस्पॉन्स में पोस्ट बिहेवियरलिज्म आई थी, ठीक है। किसके लिमिटेशन में आई थी, बिहेवियरलिज्म के लिमिटेशन में, ठीक है। और फ्रेंड अब एक बात सुनो, इन्होंने जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया तो सबसे ज्यादा किसके पे इंपॉर्टेंस दिया, वैल्यू और रेलिवेंस के ऊपर, ठीक है। इन्होंने बोला कि आज के जो कंटेम्प्रेरी इशूज है ना, उसको सॉल्व करने के लिए वैल्यूज और रिलेवेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो थ्योरी थी ना पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इट इज नॉट एथनोसेंट्रिक, ये एथनोसेंट्रिक नहीं थी, ये पूरे पूरे कंट्री के लिए थी, ठीक है ना। डज नॉट फोकस एक्सक्लूसिव इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी, ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज या एथनोसेंट्रिक नहीं थी पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म एक हॉलिस्टिक से अप्रोच था, हॉलिस्टिक मतलब ये सबों के लिए थी, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, ठीक है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे वो एशियन कंट्री हो, सबों के लिए थी। पोस्ट बिहेवियरलिज्म सभी कंट्री के लिए आई थी, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है ना, ये क्वालिटेटिव की बात भी करती है, ये क्वांटिटेटिव की बात भी करती है। ये बोलती है कि क्वालिटेटिव भी होना जरूरी है और क्वांटिटेटिव भी होना जरूरी है, मतलब साइंस भी होना जरूरी है और वैल्यू भी होना जरूरी है, ये दोनों को लेके चलती है, ठीक है ना। इन्होंने सबसे ज्यादा बोला क्या, वैल्यू और रिलेवेंस के बारे में बोला। ये जो अप्रोच है ये एथनोसेंट्रिक नहीं है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज पे फोकस नहीं करती, बल्कि ये क्या है, होलिस्टिक्स है। देख लो इसका फीचर है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या है, होलिस्टिक्स है, और ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। होलिस्टिक किसको बोलते हैं, जो सबको लेके चले, ठीक है, जो सभी को लेके चले, उसको हम लोग होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। अब जिस तरह से तुम्हारा बिहेवियरलिज्म में डेविड स्टोन ने 8 फीचर दिया था, उसी तरह से तुम्हारा कर्सर कहाँ इधर उधर चल रहा है ना, अरे ये क्या हो गया, हट। हाँ देखो, बोले कि characteristics of post behavioralism as given by डेविड स्टोन,
पोस्ट बिहेवियरिज्म को किसने दिया? डेबरिस्टोन ने। अच्छा, तो जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है वो सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करती है? वैल्यू पे और एक्शन पे। देखो ये बोलिए हम अपने लाइफ से एक्शन, रेलिवेंस, इन सब चीजों पे इन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा फोकस किया। ठीक है, डेविड स्टोन बोलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं 7, देख लो 7 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म में इन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था, याद रखना। ठीक है, और इस 7 कैरेक्टरिस्टिक को इन्होंने बोला था क्रेडो ऑफ रेलिवेंस या डिसएलिएशन ऑफ द मैक्सिमल इमेज। क्रेडो ऑफ रेलिवेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यानी अगर इसको तुम बोलोगे कि क्रेडो ऑफ रेलिवेंस कौन है, तो पोस्ट बिहेवियरिज्म। इन्होंने पोस्ट बिहेवियरिज्म को क्या बोला? पोस्ट बिहेवियरिज्म को क्या बोला? क्रेडो ऑफ रेलिवेंस। क्रेडो ऑफ रेलिवेंस मतलब इन्होंने पोस्ट बिहेवियरिज्म में 7 फीचर्स दिया है। ठीक है, अब एक एक फीचर्स को हम लोग देखेंगे क्या है। पोस्ट बिहेवियरिज्म में 7 फीचर दिया। पोस्ट बिहेवियरिज्म को इन्होंने क्या बोला? क्रेडो ऑफ रेलिवेंस। या इन्होंने पोस्ट बिहेवियरिज्म में 7 फीचर दिया, इस फीचर को इन्होंने क्या बोला? क्रेडो ऑफ रेलिवेंस या डिसएलिएशन ऑफ द मैक्सिमल इमेज। ठीक है, इन्होंने जो 7 फीचर दिया ना, एक एक करके समझेंगे, आ जाओ। इन्होंने बोला सब्सटेंस मस्ट हैव ए प्रीसिडेंस ओवर टेक्निक। इन्होंने बोला सब्सटेंट इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर? टेक्निक के ऊपर। इन्होंने बोला अगर हम टेक्निक को रखेंगे और सब्सटेंट को रखेंगे तो सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंट होगा। ठीक है, इन्होंने बोला एम्फेसिस शुड बी सोशल चेंज। इन्होंने बोला सोशल चेंज पे इंपॉर्टेंट देना चाहिए, ना कि सोशल प्रिजर्वेशन पे। ठीक है, इन्होंने बोला पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट लॉस टच ब्रूटल रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। बोला कि पॉलिटिकल साइंस की जो रियलिटी है ना, ब्रूटल रियलिटी यानी जो वैल्यू है, उसको हम लोग खो नहीं सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट लॉस टच विथ ब्रूटल रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस की जो ब्रूटल रियलिटी है, तो ब्रूटल रियलिटी इसको किसको बोला पता है? जो वैल्यू है, हम वैल्यू को खो नहीं सकते। ठीक है, लॉस नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस शुड बी नॉट वैल्यू फ्री। पॉलिटिकल साइंस को हम वैल्यू फ्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मस्ट बी प्रोटेक्ट। पॉलिटिकल साइंस को हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट को चाहिए कि वो लोग वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू ऑफ सिविलाइजेशन को प्रोटेक्शन दे। ठीक है, बिहेवियरलिज्म जो है ना, सबसे ज्यादा जिस पे फोकस करती है वो है एक्शन, रेलिवेंस, वैल्यू, इन सब चीज पे। एक्शन देख लो, एक्शन तुम याद रखना, एक्शन, रेलिवेंस एंड वैल्यू। ठीक है, इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल अर्जेंट है, क्या चीज के लिए जरूरत है? कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है ना, उन लोगों को काम करना क्या? अर्जेंट नीड टू पोलटाइज द प्रोफेशन। उनको अपने काम को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, जल्दी से चेंज करना पड़ेगा। जो साइंस वो लोग जो चले थे ना, अर्जेंट जरूरी है, जल्दी पोलटाइज करे अपने प्रोफेशन को पोलटाइज करे। ठीक है, देखो मैं तुमको अगर इसको फ्लो चार्ट बना रही हूँ तो बता रही हूँ तुम कैसे याद करना। देखो सबसे पहले तुम इसको याद करने का जो तरीका है, देखो पहले हम बिहेवियरलिज्म का बताएंगे। ठीक है ना, बिहेवियरलिज्म, ये सिर्फ साइंस के बारे में बात करता है। ये बोलता है कि जो है साइंस है और कुछ नहीं है, बस ये बोलता है जो है इंपेरिकल डेटा ही यूज करना चाहिए। इन्होंने इसके बारे में बात किया। उसके बाद आया पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, पोस्ट बिहेवियरिज्म ने बोला एक्शन, एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के लाइफ में। रेलिवेंस, वैल्यू, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि हम पॉलिटिकल साइंस से वैल्यू को नहीं हटा सकते, है ना। फिर इन्होंने जो पोस्ट बिहेवियरिज्म का फीचर दिया वो कितना है? 7। जबकि इन्होंने बिहेवियरिज्म का फीचर कितना दिया तुम्हारा? 8। और इस 8 को क्या बोला? इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, है ना, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन। जबकि इन्होंने 7 वाला को क्या बोला? क्रेडो ऑफ रेलिवेंस, है ना, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस बोला। ठीक है, ये याद करना। और ये दोनों किसका है? किसका है भाई? दोनों किसका है? तुम्हारा डेविड स्टोन का है। ठीक है,
समझ में आ गया? चलो देखो, अब ये मैं हटा रही हूँ। समझ में आया आफरीन? बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म समझ में आया? देखो क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता रही हूँ। तुम्हारा ऐसे 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 साइंटिफिक लिखा हुआ है, साइंस लिखा हुआ है, इंपेरिकल मेथड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्शन है और तुम्हारा एंड रेलिवेंस है। बोलेगा इसमें से पोस्ट बिहेवियरिज्म का फ्यूचर कौन है? हमको पता है पोस्ट बिहेवियरिज्म एक्शन और रेलिवेंस पे फोकस करती है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। और अगर बिहेवियरिज्म का ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है। मैं ना एक्चुअल में इस टाइम ना तुम्हारा ये नमाज किताब पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मुझे पढ़ना नहीं है, तो इसलिए मैं तुमको अभी क्लास करा दी। 5:30 तक पढ़ती हूँ, 5:30 से झाड़ू पोछा लगाती हूँ। देखो नहीं, असल में ना बाहर चले गए थे, अच्छा हमको कोई लगा बात नहीं, आ जाएंगे, तो लेकिन आज लेट हो गया। ठीक है, मुझे ना पहले बोल दूंगी ना तो मैं थोड़ा सा जैसे सडनली बोलने से ना क्या होता है कि मैं हाँ, तो हाँ प्रॉब्लम टाइम हो गया हाँ, था असल में हम तो हमको आज तो लगा कोई ना कि शायद प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा, कोई इशू बता नहीं होगा, लेकिन ऐसे हम जैसे अभी हाँ, असर का नमाज पढ़ने उठते हैं ना, तो नमाज पढ़ेगा कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर यासीन से नहीं रहमान नहीं कुरान ठीक है, शरीफ हम पढ़ते बोल हैं। देंगे ठीक, तो बोल उससे हम पहले देंगे। ही पढ़ लेंगे, उससे हम पहले पढ़ लिया हाँ करेंगे। हाँ, ठीक, ठीक ठीक। ठीक है। देखो उसके बाद आता है सिस्टम अप्रोच। देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, बिहेवियरलिज्म पढ़े मॉडर्न अप्रोच में, उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म पढ़े, ये सब मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम। सिस्टम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आज इतनी पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा मुझे झाड़ू पोछा, मेरे घर पे कोई है नहीं ना, खाली हम ही में, हम है, मेरी अम्मी और मेरी बहन रहती है, तो अब मुझे ज्यादा ही हाँ, काम करना पड़ता है। मेरी बहन आई भी ये अच्छा मेरी बहन का शादी हुआ तो आई है, तो वो भी थोड़ा मेरे साथ हेल्प कर दे रही है, मतलब खाना वही बनाती है, हाँ तो ना तो हाँ हम ही को सब करना पड़ता है। मेरी भाभी लोग मतलब हाँ, अलग, भाभी हाँ, भाभी लोग सब जैसे हाँ मेरी बड़ी भाभी घर बना रही तो अपना चली गई, मजली भाभी बरनपुर में हाँ रहती, तो इस तरह से सब अलग अलग रहता है, तो मैं ही मुझे ही अभी हाँ करना पड़ेगा, तो इस वजह से मेरा सब टाइम बना हुआ है कि इस टाइम हम ये करते हैं। तो अभी हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, मतलब शाम में झाड़ू उड़ू दे देते हैं, तो अभी हम तुमको पढ़ा लेंगे तो झाड़ू देने जाते हैं, मम्मी का अपना सर झाड़ते हैं, झाड़ू देते हैं, ये सब करते करते मगरिब हो जाता है, फिर मगरिब के बाद 7 बजे से तुम्हें क्लास रहता है। क्लास हो हाँ, जाता है। हाँ इस वजह से तो आज अभी थोड़ा सा मतलब नमाज नहीं पढ़ना, तो मतलब मेरे को टाइम मिल गया, तो मेरे चलो करा दी। हाँ, उन लोगों का ये जो नेट का नेट का रिजल्ट है सबका। आरसी का तो 69% आया, 69 पॉइंट कुछ, सुषमा का 60% आया है, और अंजलि का 48% आया। और पता है क्या हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का जो सीट है ना वो बेच दिया है, बाकी सब सब्जेक्ट में 50% कटअप गया है, 48% गया है, 55% कटअप गया है, सोच लो। अब पॉलिटिकल साइंस इतना में कट आरसी का तो जीआरएफ हो जाता, जितना नंबर आया है 69, आरसी तो बोल रही है कि मेरा कितना उतना, उससे गलत भी हो गया, मतलब वो तो मतलब मुझे बोली कि जेबा कितना हमको याद किया, क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा तो पूरा क्वेश्चन लड़ा, वो तो जैसे एग्जाम मतलब दे के निकली है, वो लोग सब कॉल किए मेरे को, यहाँ तक का सीन जो होता है ना, सीन सीन दो सीन आता, दोनों सीन भी मेरा आया हुआ था, पूरा क्वेश्चन, हाँ मतलब 10% क्वेश्चन पूरा बाहर से था, 90% क्वेश्चन मेरा लड़ा था, पूरा मेरा टॉपिक था, वो लोग बोली भी। तो आरसी का तब तो 69% आया, तुम सोच 69% मतलब तुम सोच रही कितना क्वेश्चन, तो 50 इंग्लिश का कटअप गया है 55, कॉमर्स का 48, किसी का 50, ऐसे करके कटअप गया है, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस का कटअप गया 72, सोच लो तुम, तो 6% जो तुम्हारा रिजल्ट निकलता है ना, 2% सीट को बेच दिया है, और 4% सीट में ही बांटा है। तो अब स्टूडेंट लोग सब मतलब खाली ऐसा नहीं, जैसे बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है ना, बहुत सारा स्टूडेंट लोग बोला केस करेंगे हम लोग, क्योंकि सारा ही स्टूडेंट का आया, जैसे जो क्या हुआ देखो, सीट खरीदता कौन है, एक बार इससे पहले एग्जाम हुआ था ना, तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बेच दिया गया था, ठीक है, जून में, हाँ जून में 2024 में बेच दिया, क्वेश्चन को लीक आउट हुआ, तो वो एग्जाम कैंसिल हुआ, पूरा एग्जाम देने का। इस बार पॉलिटिकल साइंस का ही सीट बेच दिया है, नहीं तो तुम यकीन नहीं करोगी, हमारे क्लास में एक लड़का का 48% में नेट क्वालिफाई हुआ था पॉलिटिकल साइंस में, हम उसी का देख कर ही हम स्टार्ट किए थे, तो वो कैटेगरी में था। सुषमा भी कैटेगरी में है, सुषमा का तुम्हारा 63 में गया है कटअप, और आरसी का 72 में गया, तो आरसी का 70 मतलब पूरा इसका 70% ही है इसका,
और सुषमा का 60% है, ऐसे करके आया है। अब सोचो इतना भी नहीं निकला है, पूरा क्वेश्चन मेरा है। आरसी का कुछ गलत भी हुआ है क्वेश्चन, जैसे वो बोली एग्जाम में मेरा बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे हम रिवीजन भी कराए थे लास्ट में, वो बोली जेबा मतलब खुशी का मारे एक होता है ना, आदमी एक्साइटेड हो जाता है, तो सही आंसर पे भी मैं गलत टिक मार दी हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी वो 70% लाई है, सिर्फ 30% वो क्वेश्चन नहीं की है, सोच लो। तो अब वो फिर भी उसका नहीं हुआ, तो अब इस बार करेगी फिर से, अब क्या कर सकती है। हाँ, मेरा तो मतलब मेरा तो क्वेश्चन इतना अच्छा लड़ा ना, मैं जब क्वेश्चन चेक की उन लोगों का सामने ही मैं क्वेश्चन एनालिसिस की, जब मैं क्वेश्चन देखी तो मैं बोली कि मेरा तो कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरा नहीं पढ़ाया, वो लोग खुद ही बोल रही है सब मेरा टॉपिक से। मैं सीन और अनसीन किसी का नहीं आता, मेरा सीन आया था सावरकर, सावरकर तो मैं तुमको भी पढ़ाई थी, सावरकर से सीन था, गुड गवर्नेंस से सीन था, वो सब पढ़ाया हुआ मेरा आया हुआ था। सीन आता है तुम्हारा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का 2 सीन आता पेपर 2 में, दोनों सीन मेरा आया हुआ था। एक सावरकर था जो मैं तुमको भी पढ़ाई हूँ सावरकर, और एक तुम्हारा था गुड गवर्नेंस से, तो मैं गुड गवर्नेंस भी पढ़ाई हूँ, ये सब सारा आया हुआ था। अब पॉलिटिकल साइंस का सीट भेज दिया, तो अब जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जैसे तुम्हारा फिजिक्स वाला हो गया अन अकेडमी, तो उन लोगों का स्टूडेंट अभी तो नहीं निकला ना, तो वो लोग बोला केस करेंगे, अड्डा ये लोग सब बोल रहा है ना कि हम लोग केस करेंगे, क्योंकि आखिर इतना कटअप आने के बाद स्टूडेंट लोग का नहीं निकला। तुम सोच रही तुम्हारा 65% में ना जेआरएफ जाता था, तुम यकीन नहीं करोगी, तुम निकाल के देखो कटअप, अगला बार और इस बार से ही कटअप तुम्हारा ऐसा अगला बार आरसी का तुम्हारा 62 आया था, और इस बार तुम्हारा माशाल्लाह इतना नंबर लाया, इस बार भी उसका नहीं हुआ। देखो क्या होता है, अब हो सके नहीं तो इस बार पता है क्या हुआ है, यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करा रहा था ना, यूजीसी अब नहीं कराएगा, अब एआईसीटी कराएगा एग्जाम, बोला है, बोला अब यूजीसी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, अब एआईसीटी कराएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन लीक आउट हो गया, और इस बार तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का सीट को भेज दिया, हाँ सीट भेज दिया इस वजह से। अब स्टूडेंट लोग पढ़े कितना, इतना तो क्वेश्चन उन लोग अटेम्प्ट की, पेपर 1 पेपर 2 70%, तुम सोच रही हो जेआरएफ से भी ज्यादा नंबर उसका आंसर आया, नंबर आया है, मतलब इतना नंबर ला के इंसान नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहा, तो सोचो फिर अब क्या चाहिए इंसान को। कुछ क्वेश्चन उसका गलत हुआ है, कुछ क्वेश्चन तुम्हारा 31 क्वेश्चन पेपर 1 में सही हुआ, 50 क्वेश्चन रहता है ना, तो आरसी का 31 क्वेश्चन उसमें सही हुआ, और पेपर 2 में तुम्हारा 100 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें से शायद उसका 75 क्वेश्चन सही हुआ, 25 क्वेश्चन सिर्फ गलत हुआ। अब बताओ, अब इसमें उसका नहीं होगा तो बताओ अब क्या होगा। सही बात है। तो वही बोला है कि यूट्यूब में बता रहा था कि नया गाइडलाइन आया है कि अब एग्जाम एआईसीटी कराएगा, तो हो सके वो लोग ना चोरी करे, मतलब वो लोग सीट ना बेचे, एनटीए नहीं कराएगा, पहले एनटीए कराता था, देखो अब यूजीसी कराता था ना, अब एआईसीटी कराएगा। हाँ चलो आप ही में स्टार्ट करते हैं। सिस्टम सुषमा जो है ना अन अकेडमी से आई है, सुषमा पहले अन अकेडमी में थी, ठीक है, तो सुषमा भी मेरे को बोली यही बात कि दीदी पहला बार मेरा इतना अच्छा नंबर आया 60%, और मेरा तो क्वालिफाई हो जाता, लेकिन ऐसा हो गया कि उसका 3 नंबर से क्वालिफाई नहीं हुआ, 63 कट अप गया। देखो अब इस बार वो तो बोल रही कि हमको बहुत अफसोस लग रहा है कि हम इतना लास्ट में क्यों ज्वाइन किए, हम पहले क्यों नहीं ज्वाइन किए। अभी तो मेरा 2 और स्टूडेंट आने वाले, तो उन लोग वो लोग भी मतलब फ्रेशर्स नहीं है, फ्रेशर्स को मैं अलग क्लास कराती हूँ, और जो मतलब जो 2-3 बार एग्जाम दे दिया है ना, तो उन लोगों को 7 बजे से ही कराऊंगी, तो एक लड़का और एक लड़की है, तो वो लोगों को 7 बजे से वही मैं डाल दूंगी। वो लोग भी वही आरसी लोग का नंबर देख के मतलब देख के बहुत उन लोगों का भी आया है। एक लड़का एग्जाम दिया था, तो वो भी मतलब कहीं क्लास कर रहा था, कहाँ कर रहा था तुम्हारा कोलकाता में, तो उसका तुम्हारा आया है 110 कितना नहीं 148 नंबर आया है पॉलिटिकल साइंस में, मतलब 48%, तो इस वजह से वो मेरे यहाँ क्लास करेगा। लेकिन वो भी टीचर वाला एग्जाम दे रहा ना, तो वो बोला कि पहले एग्जाम का हम दे देते हैं, उसके बाद हम करते हैं, लेकिन वो अभी ज्वाइन कर लिया, एडवांस वगैरह दे दिया है, ज्वाइन करेगा सितंबर से। चलो ये वाला स्टार्ट करते, ये वाला थोड़ा करके ना फिर हम चल जाएंगे झाड़ू पोछा लगाने, पता है क्योंकि हाँ थोड़ा सा ये वाला करा देते हैं, उसके बाद फिर कल कराएंगे, ठीक है। ठीक है। अगर 4 बजे वाला टाइम रहता तो मैं पूरा करा ही देती।
देखो नहीं सिस्टम, नहीं ठीक है। ठीक है, ये वाला थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद करेंगे, है ना। सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या सिस्टम थ्योरी सबसे पहले कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिस्टम थ्योरी कहाँ से आया, बायोलॉजी से। बायोलॉजी में सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन आता है, लुडविग वॉन बटरफ्लाई, लुडविग वॉन बटरफ्लाई, ठीक है ना। सबसे पहले सिस्टम थ्योरी में, सिस्टम अप्रोच कहाँ आया, बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी कहाँ, बायोलॉजी में किसने लाया, लुडविग वॉन बटरफ्लाई, बटल एंड फाई, ठीक है, बटल एंड फाई ने। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया तुम्हारा सिस्टम थ्योरी को या सिस्टम अप्रोच को, तो लुडविग, लुडविग बटरफ्लाई, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी में आया, उसके बाद सोशियोलॉजी में आया, उसके बाद साइकोलॉजी में आया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में आया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच को किसने लाया, तो डेविड स्टोन ने लाया। डेविड स्टोन का एक बुक का नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1953। इस बुक में इन्होंने सिस्टम एनालिसिस किया था, ठीक है, यानी सिस्टम अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। आफिन, आज क्लास हम यहीं तक रहने दे रहे, कल से 4 बजे से ठीक करेंगे। है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। हाँ ठीक। ठीक है ठीक है।